अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग का आगाज़ करना है। केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो केमिकल बॉन्ड क्या है? ये एक ऐसी फोर्स होती है जो एक से ज़्यादा एटम्स को या आयंस को आपस में जोड़ती है और जिसके नतीजे में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। अब ऐसी क्या फोर्स है जो ये बॉन्डिंग कर रही है और मॉलिक्यूल्स एक खास मखसूस शेप में डेवलप हो रहे हैं? उसकी वजह केमिकल कॉम्बिनेशन है। अब केमिकल कॉम्बिनेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या वजह है कि दो एटम्स बॉन्डिंग करते हैं और किस फोर्स के तहत वो बॉन्डिंग कर रहे हैं और उसका नतीजा हमें केमिकल कंपाउंड्स की सूरत में मिलता है। अब इसकी रीज़न अगर हम देखें तो इस चैप्टर में हम बहुत सारी ऐसी थ्योरीज पढ़ेंगे जो हमें केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन बताएगी। जैसे कि केमिकल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर ही रिएक्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो कोई एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रखता है, कोई 2 रखता है, कोई 3 रखता है, कोई 4 रखता है। ये डिपेंड करता है कि एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या बताती है और उसी हिसाब से हमें एलिमेंट्स के 3 बिहेवियर्स मिलते हैं। या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, या वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, या वो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं और इन तीनों बिहेवियर्स के अंदर आपके पास वो एक बॉन्ड डेवलप करते हैं और बॉन्ड डेवलप करने के बाद वो स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। ऐसा एलिमेंट्स क्यों करते हैं? बेसिकली हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम देखें तो हमारे एक्सट्रीम राइट साइड पर 8 ए ग्रुप मौजूद है जिनको हम नोबल गैसेस कहते हैं और नोबल गैसेस में सबसे पहली हीलियम आती है। अगर आप इसकी वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। आपने पूरी एस, पी, डी और एफ सब शेल की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी कि किस तरह उनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, जिसमें एस का मज़ीद कोई ऑर्बिटल नहीं होता लेकिन पी के 3, डी के 5 होते हैं और हम उसी को नॉर्मली देख रहे होते हैं और एफ के 7 होते हैं। तो इसमें आपने देखा कि हीलियम जो हमारे लाइटर एलिमेंट्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है या बेरिलियम है जो आप इस वक़्त राइट साइड पे देख भी सकते हैं। इनकी कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स हीलियम की तरह अपनी जो है कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करते हैं और इनके वैलेंस शेल में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये डुप्लेट्स बनाते हैं। इस तरह अगर हम इससे आगे नोबल गैसेस की तरफ जाएँ तो हीलियम के बाद आ जाता है नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन या रेडॉन। ये वो नोबल गैसेस हैं जहाँ पर जाकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो रही होती है। तो इनकी टेंडेंसी क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इनके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फिल्ड हैं, जैसे हीलियम में आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसे हम डुप्लेट कहते हैं। तो हाइड्रोजन भी डुप्लेट फॉलो करेगा, लिथियम भी डुप्लेट फॉलो करेगा, बेरिलियम भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर ऐड करेगा। जैसे आप लिथियम में देख सकते हैं इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वैलेंस शेल में ये 1 की ही गुंजाइश रखता है। इसमें 2 ही आ सकते हैं, 1 इसके पास है, 1 ये मज़ीद ले सकता है। बेरिलियम में अगर हम आएँ तो बेरिलियम के पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी हीलियम जैसी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ही रखता है क्योंकि इसके भी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो तमाम एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए रिएक्ट करते हैं। अब इस स्टेबिलिटी के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, गेन करेंगे या शेयर करेंगे और उनकी कोशिश क्या होती है कि वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन जितनी कर लें। यानी अगर आपकी सीरीज़ में एंड हो रहा है हीलियम तो हाइड्रोजन हीलियम को देखकर अपनी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करेगा। इसी तरह सेकंड रो में जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो नियॉन की तरफ जाएँगे, इसी तरह आर्गॉन की कॉन्फ़िगरेशन को फ़ॉलो करेंगे, इसी तरह क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन की जो है कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। यानी हर एलिमेंट का मकसद क्या होगा कि अपने से नेक्स्ट जो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है उसको फ़ॉलो करे, ताकि वो स्टेबल हो सके। जैसे नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन देखें आप तो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके वैलेंस शेल में आप देखें तो इस वक़्त आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो नॉर्मली ये क्या करता है कि आपके पास जो भी एलिमेंट जितने भी इसी सीरीज़ के हैं वो सब के सब कोशिश करते हैं कि अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इसके करीब तरीन लाएँ, यानी स्टेबल होने के लिए वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करते हैं। तो जैसे आप नियॉन का केस देख सकते हैं, इसके एंड पर टोटल इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसी तरह हम नाइट्रोजन को भी देखें तो उसके भी आखिरी शेल में इस वक़्त आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये मज़ीद बॉन्डिंग करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर सकता है और 8 के करीब कर सकता है, इसीलिए ये बॉन्डिंग करेगा। कार्बन भी ये काम करता है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये मज़ीद 4 लेकर अपने आप को नियॉन जैसा बनाएगा, यानी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। और ये काम क्यों करते हैं एलिमेंट्स? ताकि वो स्टेबल हो सकें।
वो टेंडेंसी जिससे एटम्स मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंट शेल में जो है एक्वायर करते हैं, उन्हें हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को जो नीचे टेबल में बनी हुई है देखें, तो हाइड्रोजन है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और ये उनकी टेंडेंसी है, और ये टेंडेंसी कहाँ से पता चलती है, जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चाहिए होता है। जैसे लिथियम का 3 है एटॉमिक नंबर, तो इसके सीरीज़ की तरतीब आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी कि किस तरह आपने पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरना है, लो एनर्जी में और फिर हाई एनर्जी में। 1s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएँगे। अब हमारे पास 1 बच गया, तो हमें 2s की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसके वैलेंट शेल में अगर आप देखें तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी 1s2 तो कंप्लीटली फिल्ड है। इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है नॉर्मली यहाँ से, और या शेयरिंग कर सकता है किसी के साथ भी, और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये फॉलो करेगा, ये लूज़ करके। इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम की का केस देखें, तो इसके वैलेंट शेल में आपके पास 3s2 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। वैलेंट शेल आप कैसे देख सकते हो, इसमें 1 नंबर भी चल रहा है, 2 नंबर्स भी चल रहे हैं और 3 भी चल रहा है। ये जो 3 वाला शेल है, ये वैलेंस होगा। इसी तरह इसमें कौन-सा वैलेंस होगा, 2 वाला वैलेंस होगा। इसमें आपके पास 2p 2s से लेकर 2p के सारे ऑर्बिटल्स वैलेंस होंगे। सो इसके अगर आप कॉन्फ़िगरेशन में देखें, तो p में 1 इलेक्ट्रॉन आने की मज़ीद यहाँ पर जो है गुंजाइश है। तो ये या तो ये इलेक्ट्रॉन ईज़िली रिमूव करेगा। इसी तरह आप अगर देखें मैग्नीशियम के केस के अंदर, तो इसके लिए जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान है कि जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा, तो पीछे इसके वैलेंट शेल में 2s2 और 2p6 में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएँगे। तो ये नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकता है। इसी तरह इसमें भी देखें, तो आपके पास अगर ये px वाला अगर हम काउंट करें, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2px में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर ये टोटल कितने हो गए हमारे पास 7। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट से ले ले, तो ये भी नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकता है। तो इसी तरह आपके पास ये सल्फर का केस है कि सल्फर में जी 16 एटॉमिक नंबर होता है, और उसके पी में आपके पास नॉर्मली 2s और 2p6 के अगर इलेक्ट्रॉन्स देखे जाएँ, तो वो 8 हैं, जबकि 3p का ऑर्बिटल यहाँ पर लास्ट ऑर्बिटल है। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 3p के तीनों ऑर्बिटल को मिलाकर देखें, तो 2 + 1 + 1 ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 और 5 6 हो गए, तो ये भी आपके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, यानी किसी 2 एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर ले, तो ये आपके पास बआसानी जो है अपनी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी कर सकता है। तो आपने देखा कि डिफरेंट एलिमेंट्स किस तरह से, आप ये टेबल भी देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या लूज़ कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा इनकी कॉन्फ़िगरेशन पर कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास काम हो रहा है। तो ये हीलियम का हमारे पास है कि कुछ जो स्मॉलर एलिमेंट्स हैं, वो नोबल गैस हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं और डुप्लेट फॉर्म करते हैं, क्योंकि इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और बाकी नॉर्मली उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हीलियम, जैसे ये नियॉन है, फिर आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, ज़ीनॉन है, रेडॉन है। तो बाकी एलिमेंट्स इस कॉन्फ़िगरेशन को फ़ॉलो करते हैं और बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। यहाँ पर आप इस वक़्त डायग्राम देख सकते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ अपनी ज़रूरत के तहत बॉन्डिंग कर रहा है। तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्यों चाहिए? ताकि वो डुप्लेट फ़ॉलो कर सके और हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करके स्टेबल हो सके। तो इसीलिए ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा वो दोनों का होगा। यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के दरमियान शेयर हो रहे हैं, ये हाइड्रोजन की भी दोनों हैं, इसलिए ये हीलियम लाइक बिहेव कर रहा है, स्टेबल हो गया। और क्लोरीन के पास क्योंकि उसके वैलेंस शेल में अगर आप काउंट करें, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, और जब ये हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर लेता है, तो उसका भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है। तो इसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो ये भी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन फ़ॉलो करके स्टेबल हो गया है। तो ये वजह है कि एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि व्हाई द नोबल गैसेस आर स्टेबल एंड इनर्ट गैसेस। तो आप उसमें बताएंगे कि स्टेबल क्यों हैं और इनर्ट गैसेस क्यों हैं। इनर्ट का मतलब है कि जो रिएक्ट नहीं करती, तो आप उसमें ये बड़े आराम से मेंशन कर सकते हैं कि आपने ये कैसे देखना है कि ये आपने इसको फॉलो करना है, ये रीजन लिखनी है और साथ इसकी इक्वेशन भी लिखनी है, और नीचे ऑक्टेट रूल क्या होता है आप वो भी फॉलो करेंगे। एक तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते। नॉर्मली हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन में अगर आप देखें, तो जैसे सोडियम और हाइड्रोजन है, ये NaH, सोडियम आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है और गेन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, और ये कॉम्बिनेशन में एक कंपाउंड बना रहे हैं। इसी तरह HF की फॉर्मेशन अगर आप देखें, तो HF की फॉर्मेशन के अंदर भी हाइड्रोजन एटम डोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी तरह अगर इन दोनों में आप हाइड्रोजन का बिहेवियर देखें, तो यहाँ हाइड्रोजन दे रहा है, वहाँ हाइड्रोजन ले रहा है, क्योंकि मेटल लूज करती है इलेक्ट्रॉन। तो ये यही एक एलिमेंट
डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में डिफरेंट बिहेव कर रहा है। ये डिपेंड करता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन और उसके साथ कौन-सा एलिमेंट अटैच है। तो कुछ ऐसे भी हैं जो ऑक्टेट रूल कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो इस रूल से हटकर भी बनते हैं, जैसे कि PF5, SF6 और BCl3। ये आपके पास नॉर्मल ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनते। इसके लिए मज़ीद एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल रिक्वायर्ड होता है। तो आपने यहाँ से ज़हन में रखना है कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड क्या होता है, जो अभी तक आपने देखा, ऑक्टेट रूल क्या है और क्यों जो है नोबल गैसेज़ जो हैं रिएक्टिव नहीं होती, इनर्ट होती हैं। अब हम देखेंगे कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, उसके पीछे एनर्जी का क्या रोल है। एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर हम देखें तो पूरी हमारी केमिकल बॉन्डिंग की जो थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी, वो ये कहती है कि एटम्स जब मिलते हैं तो वो बॉन्ड बनाते हैं। और जब बॉन्ड बनता है तो सिस्टम जो है डिक्रीजिंग एनर्जी की तरफ चला जाता है। और जब एनर्जी डिक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आपने यहाँ पर ये दो नई बातें सीखनी है कि स्टेबिलिटी और एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। जब किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है वो तभी होती है जब कंपाउंड बनता है, यानी जब कोई कंपाउंड बनता है यानी बॉन्ड बनता है तो सिस्टम स्टेबल हो जाता है। अगर स्टेबल हो जाता है तो वो लो एनर्जी पर होता है। लेकिन जब वही मामला हम बॉन्ड ब्रेकेज का देखते हैं तो वही आपके पास सिस्टम उस वक़्त बहुत ही अनस्टेबल होता है और एनर्जी उसकी ज़्यादा होती है। तो हमारे पास यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल को लेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स की अगर हम आपस में फॉर्मेशन देखेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम्स आप इस वक़्त डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे-जैसे ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो इनके अंदर 2 तरह की फोर्सेज़ का मामला है। या तो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी और या इनके अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑपरेट करेगी। ये दोनों फोर्सेस एक साथ काम कर रही होती हैं, लेकिन इनमें से एक फोर्स जीत जाती है जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी या दूसरी फोर्स जीतेगी जब बॉन्ड ब्रेकेज होगी। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस का काम क्या है, हम ये देख लेते हैं कि जब 2 एटम्स अप्रोच करते हैं तो उनके अंदर 2 तरह की फोर्सेस होती हैं, एक अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव। अट्रैक्टिव फोर्सेस का काम क्या है कि 2 एटम्स को एक दूसरे के करीब लेकर आना और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की उस वक़्त कम हो जाएगी और सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। ये तब होता है जब हमारे पास बॉन्डिंग डेवलप होती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ऊपर तो हाइड्रोजन और एटम्स के दरमियान काफ़ी फासला मौजूद है, यानी यहाँ पर रिपल्शन काम कर रही है। लेकिन जैसे-जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो हाइड्रोजन के दोनों एटम्स के दरमियान फासला कम है, यानी यहाँ बॉन्ड बन चुका है और यहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर गई हैं और रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं कम हैं। तो सिस्टम लो एनर्जी पर चला गया, पोटेंशियल एनर्जी के एतबार से और ज़्यादा स्टेबल है। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो रिपल्सिव जो फोर्सेस होती हैं, ये ऐसी फोर्सेस होती हैं जो एटम्स को एक दूसरे से दूर धकेलती हैं। और उस सूरत हाल में आप अगर एनर्जी का पैटर्न देखें, जैसे ये वाला जो आपको फैक्टर नज़र आ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक खास डिस्टेंस पर मौजूद है दूसरे हाइड्रोजन एटम से, यानी यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन का चांस नहीं है। यहाँ रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ गई हैं, तो एनर्जी अगर आप इस पॉइंट पर देखें तो एनर्जी आपको इस एक्सिस में ज़्यादा मिल रही है, यानी हाई एनर्जी पर है सिस्टम। जब रिपल्सिव फोर्सेस होंगी एटम्स के दरमियान तो आपके पास स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। तो जब बॉन्ड बना, जैसे-जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो एटम्स क्लोज़र आते जा रहे हैं और एक पॉइंट पर आने के बाद मज़ीद वो क्लोज़ नहीं होंगे और वो पॉइंट हमारे पास बॉन्ड के बनने का पॉइंट है और उसको हम देख सकते हैं इस वक़्त एनर्जी के एतबार से कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस की, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा हो गया है इस पॉइंट पर रिपल्सिव से। तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो गई, ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स की, और बॉन्ड बन गया। अब ये वो स्टेज है जहाँ पर 2 एटम्स एक ख़ास डिस्टेंस के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस बनाते हुए बॉन्ड बना रहे हैं और उसके बाद वो मज़ीद जो है एक दूसरे की विसिनिटी में नहीं आएँगे। वो डिस्टेंस है जी यहाँ पर 75.4 पिकोमीटर। और ये डिस्टेंस जो है ये बेसिकली हाइड्रोजन के बॉन्ड का डिस्टेंस है। तो इससे ज़्यादा आपके पास ये एटम्स एक दूसरे की क्लोज विसिनिटी में नहीं आएँगे। तो ये आपके पास पॉइंट है जहाँ पर सिस्टम बहुत ही स्टेबल है और एनर्जी के एतबार से लो एनर्जी पर है। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की एक तो मिनिमम है और हाइड्रोजन को अब हम कंसिडर करते हैं कि ये जो एटम्स हैं ये बॉन्डेड हैं और स्टेबल मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है जिस पर ये काम हो रहा है 75.4 पिकोमीटर, इसे हम बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ या कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस कहते हैं 2 हाइड्रोजन एटम्स का। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है कि जस्टिफाई करें कि बॉन्ड डिस्टेंस एक कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस है बिटवीन 2 एटम्स, यानी बॉन्ड डिस्टेंस तो वो डिस्टेंस हुआ ना जिस पर आपके पास 2 एटम्स ने बॉन्ड बना लिया, अब वो मज़ीद क्लोज़र नहीं होंगे। तो इसीलिए इसे हम कॉम्प्रोमाइज़ डिस्टेंस का नाम भी दे रहे हैं। वैसे अमूमन हम इसे बॉन्ड लेंथ कहते हैं, 2 एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड एक्सिस होता है उसकी लेंथ, या हम इसे बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं। अब जब भी कोई बॉन्ड बनता है, जो एटम्स अप्रोच करते हैं, उनकी एनर्जी कम होती है, तो हमने ये चीज़ देखी है कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और कुछ ख़ास मखसूस एनर्जी रिलीज़ करता है।
उस एनर्जी को आप बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी कहेंगे और वो इस केस में 436.45 किलो जॉल पर मोल है। और ये वो एनर्जी है, अगर हम इसको दे दें तो ये बॉन्ड ब्रेक भी हो जाएगा और दूर भी चला जाएगा और फिर ये वाला सिस्टम हो जाएगा, यानी इसमें रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगी और सिस्टम अनस्टेबल और हाई पोटेंशियल एनर्जी पर चला जाएगा। तो ये आपके पास बेसिकली बॉन्ड की पूरी एनर्जेटिक्स की केमिस्ट्री है कि किस तरह जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं अट्रैक्टिव से तो सिस्टम एक तो एनर्जी पे भी ऊपर चला जाता है और दूसरा वो इनस्टेबल हो जाता है और बॉन्ड नहीं बनता। लेकिन इसके बरक्स अगर जब बॉन्ड बनता है तो वो आपने हाइड्रोजन का केस पढ़ा है कि वो किस तरह से हम इसे देख सकते हैं। ये है जी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो धीरे-धीरे कम हो रहा है और एक पॉइंट पर आकर एक खास डिस्टेंस पर आकर रुक गया, जिसको हमने 75.4 पिकोमीटर एसएस किया है और ये कॉम्प्रोमाइज़ डिस्टेंस है। यहाँ पर एनर्जी लो हो रही है बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से और दोबारा से राइज़ क्यों कर रही है? क्योंकि सिस्टम आपके पास अवे जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर एनर्जी जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जब हम ये वाला एरिया देख रहे हैं तो हम इसको ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यानी बॉन्ड को ब्रेक होते हुए एटम्स को दूर जाते हुए, और जब हम इसे नीचे की तरफ देख रहे हैं तो हम इन एटम्स को क्लोज आते हुए देख रहे हैं जहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही हैं। सो ये है बिहेवियर एनर्जेटिक्स का। अब हम आते हैं डिफरेंट किस्म के साइजेस पर, जिनमें एटम्स के साइज आ जाते हैं, आयनिक साइज आ जाते हैं और कोवेलेंट साइजेस आ जाते हैं। तो एटॉमिक साइज़ेज़ की अगर हम बात करें, यहाँ से आपने क्वेश्चन ये देख लेना, ये भी अभी मैंने आपको बताया। और ये आपको बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन की ये डायग्राम्स नज़र आ रही हैं कि जब बॉन्ड ब्रेक करना होता है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस और इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। और अगर बॉन्ड कोई ब्रेक है तो उसे बनाना है और उन्हें जोड़ना है तो आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसा कि हाइड्रोजन जब बन रहा था तो ये मामला हो रहा था और जब हाइड्रोजन ब्रेक होगा तो ये वाला मामला होगा। सो ये आपके पास केस है इसको समझने के लिए। अब ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब किसी भी एटम का या आयन का या किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल का जो साइज़ है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर हम एटम्स की बात करें तो इनका साइज़ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इससे रिलेट करती हैं। एटम्स की अगर हम शेप को देखें तो हम कहते हैं कि ये स्फेरिकल शेप रखते हैं और इसी रीज़न से हम इनके साइज़ेज़ को डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। जैसा कि एटॉमिक रेडियाई अगर एटम है और अगर आयन है तो आयनिक रेडियाई, अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है तो कोवेलेंट रेडियाई। ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की मेजरमेंट ले रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो एटॉमिक रेडियस क्या चीज़ है? ये बेसिकली वो एवरेज डिस्टेंस होता है जो एक एटम के न्यूक्लियस और उसके आखिरी शेल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, हम उसको एक एटम का रेडियस मानते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आप इसकी, ये मैंने हाफ पिक्चर शो की हुई है। तो अगर आप इस हाफ पिक्चर को असेस करें तो ये Z जो कि एक न्यूक्लियस है और इसका आखिरी शेल, वहाँ तक जो फासला बनेगा वो हमारा एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। और ये आपने लास्ट चैप्टर में रेडिएशन की डेरिवेशन में भी ये रेडियस पढ़ा हुआ है। तो उसको हम एटम का रेडियस कहते हैं जब हम किसी एटम की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चन भी ज़हन में रखिएगा कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है और इसमें आपके पास सबसे अहम चीज़ कि इसकी कोई ख़ास मखसूस प्रिसाइज़ शेप नहीं होती। उसमें 2 पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने हैं कि हम किसी एटम की बाउंड्री को स्पेसिफ़ाई नहीं कर पाते कि कोई शार्प बाउंड्री है, देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम। इसीलिए हमने श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन में भी पढ़ा था कि उसने कहा था कि आपके पास न्यूक्लियस से एक ख़ास लार्ज डिस्टेंस पर भी श्योरिटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पर मौजूद है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो एग्जैक्टली ज़ीरो है। तो हम एक लार्ज डिस्टेंस पर भी इलेक्ट्रॉन की जो बिहेवियर है उसको हम ज़ीरो कंसिडर नहीं करते। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। सेकंड फैक्टर जो यहाँ पर आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी का। इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़ाहिर सी बात है, नेबर एटम्स भी, एक एटम अकेला तो नहीं, उसके साथ और भी उसकी एनवायरनमेंट में एटम्स मौजूद हैं। तो एक एटम का दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करना एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो इसी वजह से एटम का साइज़ एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में चेंज होता रहता है जब वो इंटरैक्ट करते हैं। तो आपसे अगर एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन आए या आपसे पॉइंट पूछा जाए कि जस्टिफाई करेंगे कि कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, तो आप उसमें ये पॉइंट्स लिखेंगे। अब एटॉमिक रेडियाई को मेजर करने के लिए जो टेक्निक्स अडॉप्ट की जाती हैं वो हैं जी एक्स-रेज़ या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स, जिसमें हम न्यूक्लियस और उससे उसके आखिर में मौजूद जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उसका फासला बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को अगर आपने देखना है पीरियोडिक टेबल के अंदर तो हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसके हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे। ट्रेंड से मुराद ये है कि आप जब पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो आप उसको स्टडी करते हैं ग्रुप्स में या पीरियड्स में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी आपका फैक्टर आए वो ग्रुप में कैसे वेरी कर रहा है या पीरियड में कैसे वेरी कर रहा है। तो आपने ये टास्क अच्छी तरह से तैयार करना है।
जैसे कि अगर हम बात करें पीरियड की, तो हम जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास एक ही चीज़ बढ़ती है। अगर आप इस वक़्त देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये ट्रेंड देखा जाए तो नॉर्मली अगर आप यहाँ लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि साइज़ में फ़र्क आ रहा है, यानी एक स्पेसिफिक शेल के अंदर जो साइज़ है कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ से यहाँ मूव करते वक़्त आपके पास न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है। अब जब न्यूक्लियर पावर बढ़ेगी तो वो ज़्यादा ज़ोर से इलेक्ट्रॉन्स को अपने करीब खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, एक स्पेसिफिक जो है आपके पास ग्रुप में पीरियड में रहते हुए आपके पास इलेक्ट्रॉन्स उसी शेल में आते जा रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस की पावर बढ़ती जा रही है। और जब न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्सफुली खींचेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा, साइज में कमी वाक़ई होगी। अब यहाँ पर ये साइज कम क्यों है? क्योंकि यहाँ के जो न्यूक्लियस का प्रोटॉन का पावर है वो ज़्यादा है, इसीलिए ये आपके पास ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो इसमें हम एक और फैक्टर भी देखते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, जो कि सेम रहता है। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम एक ट्रेंड देख लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि एटॉमिक रेडियाई पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो वो क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। उसकी वजह आपने क्या देखी, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, यानी न्यूक्लियस की पावर का बढ़ना, जिससे वो अपने इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स को खींचे हुए है। तो ये हम ट्रेंड यहाँ पर देखते हैं। दूसरा जो हमें ट्रेंड यहाँ देखने को मिलेगा वो है ग्रुप का ट्रेंड। आपने इसको जो है बॉक्स बना लेना है, पीरियड को भी यहाँ पर, और यहाँ पर आपने ग्रुप को बॉक्स बना लेना है। अब ग्रुप में हम क्या फैक्टर्स देखते हैं, क्या मामला होता है, वो हम बात करते हैं। उसके लिए आपने ये कुछ पॉइंट्स मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, इन्हें आपने नोट कर लेना है। जैसे कि जब हम ग्रुप में स्टडी करते हैं तो आप इस डायग्राम को भी सामने रखें और इन पॉइंट्स को भी देखते जाएँ। तो जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ग्रुप की स्टडी टॉप से बॉटम की तरफ होती है और पीरियड की स्टडी लेफ्ट से राइट की तरफ होती है। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास सबसे जो पहली चीज़ बढ़ती है वो है एटॉमिक नंबर, यानी एक एटम का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो उसके नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब है कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे नीचे आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो हमें ज़्यादा शेल्स दरकार हैं। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। इसीलिए तो आप साइज बड़ा होता हुआ देख रहे हैं नीचे सीजियम का लिथियम के कंपैरिजन में। और फिर एक और चीज़ जो सबसे अहम है कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। और उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज वो आपके पास बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अब शेल बड़ा होता जा रहा है और न्यूक्लियस की गिरफ्त कम होती जा रही है। तो आप देख सकते हैं जब न्यूक्लियस की गिरफ्त कम होगी तो क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा। साइज क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस उतना फोर्सफुली आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींच पा रहा। तो इसीलिए देख रहे हैं आप ऊपर से किसी भी पीरियड में आप नीचे आ जाएं, ग्रुप में आ जाएं, तो आप साइज को बढ़ता हुआ देख रहे हैं कि पहले साइज छोटे हैं और धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये फैक्टर्स हैं कि एटॉमिक नंबर का बढ़ना, फिर नंबर ऑफ शेल्स का बढ़ना। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से क्या हो रहा है कि डिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी न्यूक्लियस का आखिरी शेल के साथ जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहा है। अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियस की गिरफ्त कम होती जाएगी, यानी पुल ऑफ न्यूक्लियस कम होगा, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, न्यूक्लियस का इफेक्ट, न्यूक्लियस की पावर जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स को आखिरी शेल में खींच रहा होता है, वो नीचे आने पर, साइज बढ़ने पर कम होती जाती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स दूर जा सकते हैं और साइज बड़ा हो जाता है। तो एटॉमिक जो रेडियस है किसी भी एटम का, वो आपके पास डाउन द ग्रुप हमेशा बढ़ता है और पीरियड में कम होता है, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, वहाँ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है जी शील्डिंग इफेक्ट। हम शील्डिंग इफेक्ट पर बात करेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट हमें कैसे ये जस्टिफाई करके बताता है। तो शील्डिंग इफेक्ट में आप देखें तो नॉर्मली ये बिहेवियर आप सेकंड और थर्ड में देखें तो सेकंड पीरियड का थर्ड पीरियड से कंपैरिजन करें तो ये साइजेस में बड़े हैं, लेकिन अपने ही साइज में कुछ पीरियड में रहते हुए एलिमेंट्स में बहुत ज़्यादा साइज में चेंज नहीं आ रहा, कम तो हो रहा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। उसकी एक कॉमन वजह के पीरियड में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, शेल्स वैसे ही रहते हैं। उसकी वजह क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट अगर हम देखें तो ये वो फोर्स होती है जो न्यूक्लियस और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से न्यूक्लियस की गिरफ्त आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाती है। तो हम इस इफेक्ट को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। यानी शील्डिंग इफेक्ट यानी ये इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस की फोर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो आखिरी शेल पर नहीं पहुंच पाती उस तरह जिस तरह आपके पास इनके पास इसकी फोर्स है। सो इस इफेक्ट को, इस डिक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं।
तो नॉर्मली हम यहाँ पर देखते हैं ये कब ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे और आउटर का न्यूक्लियस से फासला बढ़ता जाएगा। उसकी वजह क्या होगी कि जैसे ही न्यूक्लियस की गिरफ्त आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर कम होना शुरू होगी, किस वजह से? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो क्या होगा कि ये और ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्शन शो करते हैं। सिर्फ न्यूक्लियस ने इन्हें खास डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा कि ये और दूर चले जाएंगे। तो शील्डिंग इफेक्ट का ये वाला इफेक्ट आपको पीरियड में तो नहीं ज़्यादा मिलता क्योंकि उसमें वही शेल्स होते हैं, बस उनमें ही इलेक्ट्रॉन्स फिल होते रहते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप में आते हैं तो ये इनर शेल के जो शेल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जैसे ऊपर से हम नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा हो रहा है। जब नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा हो रहा है तो आउटर और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा जो इनर शेल की वजह से होगा और इसकी फोर्स पूरी तरह आउटर पर नहीं लग पाएगी। तो हम कहते हैं इस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट। तो इनर शेल ने न्यूक्लियस की फोर्स को शील्ड कर दिया है आउटर पर पहुंचने से। तो इस इफेक्ट को हम ज्यादा ग्रुप में देखते हैं डोमिनेंट होते, पीरियड में ये नहीं होता। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से रेडियस यानी साइज एटम का बढ़ जाता है। तो आपने शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन भी देख लेनी है। और ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स का टर्म ये इसके लिए ही यूज हो रहा है कि ये इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है जिसकी वजह से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर कम हो रही है। तो ये हमारा ट्रेंड है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप ट्रेंड लिखें एटॉमिक रेडियाई का अलॉन्ग पीरियड, तो आप ऊपर वाली वजाहत करेंगे। और अगर आपसे ट्रेंड पूछ लिया जाए ग्रुप में, तो आप ग्रुप के वो वाले फैक्टर्स को मेंशन करते हुए आप नीचे वाले फैक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड। अब हम मजीद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसी तरह आयंस होते हैं, आपने पढ़े हैं आयंस। किसी भी आयन का जो रेडियाई होगा, जो आप जब हम उसे कंसिडर करेंगे स्फेरिकल इन शेप, जैसे हमने एटम की भी शेप को स्फेरिकल कंसिडर किया हुआ है, तो उस आयन के जो रेडियस को हम क्या कहेंगे? आयनिक रेडियस। जैसे ये आयन है, इसका हाफ, ये पूरा तो डायामीटर है लेकिन हाफ को लें तो वो रेडियस बनता है, यानी जिसमें न्यूक्लियस और आखिरी शेल की रेंज आ जाती है। तो अब आयंस दो तरह के होते हैं, एक आपने पढ़ा हुआ है पॉजिटिव आयंस और एक नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप सोडियम की एग्जांपल ले सकते हैं। सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये एक मेटल है और मेटल मोस्टली पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके पास एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो जैसे ही ये सोडियम, इसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये लूज करता है तो उस पर प्लस का चार्ज आ जाता है। आप इसको देख भी सकते हैं कि सोडियम एटम जब था तो ये साइज में बड़ा था, लेकिन जब सोडियम का आयन बना इलेक्ट्रॉन लूज करने पर, आपने इसके आगे प्लस इलेक्ट्रॉन भी लिख लेना। जैसे ये ऊपर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है कि सोडियम जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो आयन है अपने पेरेंट एटम से जिससे ये बना, साइज में काफी छोटा है, यानी आप कह सकते हो ये कैटायन है, ये एक पॉजिटिव आयन है और ये साइज में छोटा है बनिस्बत इसके एटम से जिससे ये बना। और इसकी आपने जब एक क्वेश्चन भी आप यहाँ पर करेंगे तैयार कि वाई साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम, यानी ये जो कैटायन है इसका साइज छोटा क्यों है अपने एटम से। तो आप उस पर रीजन बताएंगे, एक तो फॉर्मेशन बताएंगे, दूसरा इसकी इक्वेशन लिखेंगे कि जिसमें ये आपको वैल्यू चेंज होती नजर आ रही है कि यानी सोडियम की जो है ना वो 186 है। सोडियम के पास ये वाला मामला होता है, 186 पिकोमीटर का ये रेडियाई होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके पास नॉर्मली 8 के करीब यहाँ पर वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से निकाल दें तो ये 8 की कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर रहा है, यानी 2 एंड 6, 7, 8, 9 और 10 टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास वो शो नहीं हुआ हुआ। सो ये जब आप अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है 11 में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो क्या होता है कि वो अब ये ऑक्टेट, इसने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया अपना, लेकिन साइज में कमी वाक़ई होगी। वो वैल्यू आपने लिखनी है क्योंकि पेपर में मार्क्स होते हैं इसके। तो 186 से ये 95 पर पहुंच जाता है, यानी इसका साइज 186 है और इसमें आपके पास जो रेडियस है वो 95 पर पहुंच गया क्योंकि ये साइज में कम है। उसकी वजह ये भी है कि जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो न्यूक्लियस की पावर बढ़ जाएगी। एक एटम न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर आपके पास उसके प्रोटॉन्स, उसके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है। लेकिन यहाँ ये मामला नहीं है, यहाँ पर आपको प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा मिलेगा और इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा। तो ये एक अहम फैक्टर है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये आपने इसका साइज कम है। एक तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप उसके साथ ये एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसमें ये वैल्यूज बताएंगे 186 से 195, जो ये साबित करेंगी कि साइज में छोटा होता है। और वजह क्या होगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों में वैसे ही के वैसे ही हैं, इसलिए ओवरऑल न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ रहा है।
और अब क्योंकि न्यूक्लियर की पावर बढ़ रही है तो न्यूक्लियस ज़्यादा खींच कर रखेगा, इसलिए इसका साइज़ भी छोटा हो गया। अगर ये मामला आप हायर में देखें, जैसे सोडियम के बाद आप मैग्नीशियम में चले जाएँ या एल्यूमीनियम में चले जाएँ, तो सोडियम तो मोनोवैलेंट आयन है, यानी ये एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। जबकि मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो दोनों जो है रिलीज़ कर सकता है। इसी तरह एल्यूमीनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो तीनों खारिज कर सकता है। तो मैग्नीशियम डाइवैलेंट आयन बनाएगा और ये एल्यूमीनियम जो है ट्राइवैलेंट आयन बनाएगा। अब जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो वो तो उससे भी ज़्यादा साइज़ में छोटा होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स का कंपैरिज़न आ गया न्यूट्रल एटम से, और मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स का। इसीलिए आप अगर देखें तो सबसे छोटा साइज़ इन तीनों आयन्स में से किसका होगा? एल्यूमीनियम का, फिर मैग्नीशियम का और फिर सोडियम का। वजह क्या होगी? कि ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकल गए हैं और न्यूक्लियस की पावर सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, फिर कम इसमें है और फिर कम इसमें है, जिसकी वजह से ये इसका न्यूक्लियस आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेगा और आपके पास साइज में कमी वाक़ई होगी। ये आप देख सकते हैं। रीज़न क्या है कि सक्सेसिव लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें 1 निकला, इसमें 2, इसमें 3। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा ताकत दिखाएगी और साइज में कमी वाक़ई होगी। इन कंपैरिज़न आप ये भी देख सकते हैं कि ये एक एटम था, उससे पॉजिटिव आयन बना तो उसका रेडियस कम है। और अब इसके बरक्स जो दूसरे आयन्स होते हैं वो होते हैं नेगेटिव आयन्स। नेगेटिव आयन्स में क्या होता है कि आप किसी एटम को, न्यूट्रल एटम को, इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करते हैं। यहाँ तो निकाल रहे थे, यहाँ हम ऐड करते हैं। जैसे हम ऐड करेंगे तो एक इज़ाफ़ी इलेक्ट्रॉन आ गया। वो इज़ाफ़ी इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा, वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स उसे रिपेल भी करेंगे और न्यूक्लियस एट द सेम टाइम अट्रैक्ट भी करेगा। तो अब साइज़ बढ़ जाएगा। जब साइज़ बढ़ जाता है, उसकी वजह क्या है? अब यहाँ पर आप ये दूसरी रीज़न देख सकते हैं कि एनायन का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो वजह क्या है? एक वजह तो बन गई भई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, यानी बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है सिस्टम में, पहले भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो वो रिपल्शन शो करेंगे, जिसकी वजह से साइज़ बड़ा हो जाता है। और दूसरा फिर आपके पास इसमें भी इम्बैलेंस आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की रेशो बढ़ गई, प्रोटॉन की रेशो कम हो गई, इसलिए भी साइज़ बढ़ रहा है। वहाँ आपके पास इलेक्ट्रॉन की रेशो कम हो गई थी, प्रोटॉन की रेशो बढ़ गई थी, यानी न्यूक्लियर चार्ज की रेशो बढ़ गई थी। प्रोटॉन नंबर या न्यूक्लियर चार्ज एक ही बात है। तो आप इसमें एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो क्लोरीन की, यानी क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये नॉन मेटल जो होते हैं जितने, वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। और क्लोरीन एक नॉन मेटल है जिसकी एग्ज़ाम्पल आपको दिख रही है कि इसके वैलेंस शेल में 7 थे। इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक और चाहिए था, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया और अब ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ये 8 इलेक्ट्रॉन आप कैसे देख रहे हैं? ये 2 है इसमें और ये 6 है, ये 8 है, पहले ये 7 था। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इज़ाफ़ी इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया तो साइज़ बढ़ जाएगा। पहले साइज़ था 99, अब साइज़ बन गया 181। सो साइज़ में इंक्रीज़ आ गया आयनिक रेडियाई। यानी हम कह सकते हैं कि अगर वाई साइज़ ऑफ एन आयन इज़ लार्जर देन द पेरेंट एटम, ये भी आप क्वेश्चन तैयार करेंगे इससे अपोजिट वाला। क्योंकि कैटायन छोटा होता है लेकिन एनायन बड़ा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव का साइज़ बड़ा है और नेगेटिव और पॉजिटिव मिलाकर ही एक सिस्टम का एक इंटर आयनिक डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये आपके पास, अगर हम ट्रेंड्स की बात करें, तो ट्रेंड्स अभी आपको मैंने पीछे जो समझाए वही ट्रेंड्स इनके फॉलो होंगे। यानी कोई आयन भी है तो वो पीरियड में उसका साइज़ कम होना है और ग्रुप में उसका साइज़ बढ़ना है। वजूहात भी वही हैं जो आपने पीछे पढ़ी। अब अगर हम देखें तो पॉजिटिव आयन्स कौन से मेटल्स एलिमेंट्स बनाते हैं? मेटल्स बनाती हैं। और नेगेटिव आयन्स कौन बनाते हैं? वो नॉन मेटल्स बनाते हैं और वो 5 से लेकर 7 ग्रुप तक हैं और उससे पीछे वाले पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं। अगर आप ये कंसीडर करें कि एक लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस, जैसे आपने चैप्टर 4 में NaCl का पढ़ा था, तो हमें पता होता है कि क्रिस्टल लैटिस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन्स होते हैं और वो एक खास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तहत जुड़े होते हैं। तो उसमें आपके पास कैटायनिक रेडियस भी होगा कैटायन का और एनायनिक रेडियस भी होगा, तो ये दोनों मिलकर उसको जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसे क्रिस्टल लैटिस के आयन्स के दरमियान के डिस्टेंस को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं और उसे हम इंटर आयोनिक डिस्टेंस कहते हैं। ये जैसे आयनिक क्रिस्टल है, इसका इसमें कैटायन का जो रेडियस है वो R प्लस है और एनायन का रेडियस R नेगेटिव है और इन दोनों का जो हाफ है वो इंटर आयोनिक डिस्टेंस कहलाता है। तो वो इक्वल होता है R इज इक्वल टू R प्लस, यानी कैटायनिक रेडियस प्लस एनायनिक रेडियस R नेगेटिव। तो पॉलिंग ने ये एक्सप्लेन किया विद द एग्जांपल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, जिसमें पोटेशियम कैटायन है और उसका रेडियस था 133 पिकोमीटर, जो उसने कैटायनिक में रेडियस में लिखा। और क्लोराइड का जो रेडियस था वो 181 पिकोमीटर था, जो उसने एनाइन में लिखा। ये अभी आपने एग्जाम्पल में भी पढ़ा है, तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। इसको ऐड करें तो ये जो रेडियस है इंटरआयनिक, ये दोनों का एड सम ऑन है। इसमें कैटायनिक भी आता है और एनायनिक भी आता है। तो पॉलिंग ने ये कॉन्सेप्ट और भी साल्ट्स पर अप्लाई किया और हमें रिलेशनशिप बताया कि अगर हमें ये फैक्टर्स पता हो तो हम यहाँ से एनायनिक यानी R नेगेटिव को आप एक तरफ ले जाएं तो आपको टोटल भी पता है, तो आप दूसरा किसी भी
आयन का रेडियाई निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास R पॉजिटिव है यानी कैटायनिक रेडियस है और टोटल रेडियस है तो आप एनायनिक निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास कैटायनिक है मालूम करना है तो एनायनिक है तो आप तब भी निकाल सकते हैं। तो डिफरेंट आयन की कैलकुलेशन उसने इस तरह करके दी। तो आपने ये देख लेना है, यहाँ पर आपको ये कैटायन की फॉर्मेशन बता रहा है कि कैसे कैटायंस बनते हैं लूज करने पर, और एनायंस कैसे बनते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैटायंस में ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। यहाँ एनाइन ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और प्रोटॉन्स जो हैं कम होते हैं। तो इसलिए ये मेटल्स बनाते हैं, ये नॉन मेटल्स बनाते हैं, ये आपकी समझ के लिए है। तो अब आ जाते हैं लास्ट फैक्टर की तरफ जो है कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई कब बनता है? जब आप दो एटम्स को कोवेलेंट बॉन्ड बनाता हुआ देखते हैं और वो एक मॉलिक्यूल जनरेट करता है। कोवेलेंट रेडियस अगर हम देखें तो एक एलिमेंट का जो हाफ सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस है एटम्स के दरमियान, दो सिमिलर एटम्स के दरमियान, उसको हम कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं। आप समझ लें कि ये दो एटम्स सिंपल एटम्स हैं, तो ये दोनों जब बॉन्ड बनाएंगे, जैसे अभी हमने पीछे हाइड्रोजन का बॉन्ड बनते हुए देखा, वो एक कोवेलेंट रेडियाई की फॉर्मेशन हो रही थी, और उसकी आप अगर डिस्टेंस को देखें तो वो 37.7 पिकोमीटर बनता है। और अगर आप इसका हाफ डिस्टेंस, ये हाफ डिस्टेंस है जो कोवेलेंट रेडियस है, क्योंकि वो तो कंप्लीट बॉन्ड था जिसमें हमने 75.4 पिकोमीटर वैल्यू पढ़ी थी दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान, जिसको हमने कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस, बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ कहा था। कोवेलेंट रेडियस उस कोवेलेंट बॉन्ड का हाफ रेडियाई होता है, तो इसीलिए इस वैल्यू को आप 2 से डिवाइड कर दें तो आपको 37.7 पिकोमीटर मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोवेलेंट रेडियाई क्या है, या इसकी एग्जांपल बताएं। अभी ये क्वेश्चंस भी साथ मेंशन है कि कैटाइन का साइज पेरेंट एटम से छोटा क्यों है और एनाइन का साइज बड़ा क्यों है। ये क्वेश्चंस आपने तैयार करने विद एग्जांपल्स। कोवेलेंट रेडियस में आप देख रहे हैं वही हाइड्रोजन की एग्जांपल है। एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का जो फासला है, इसे तो हम नॉर्मल 75.4 ले रहे हैं और ये बॉन्ड लेंथ है। इसका जो हाफ डिस्टेंस होगा कोवेलेंट बॉन्ड का, जो हाफ रेडियाई होगा, वो कोवेलेंट रेडियस है। अब इधर एक और एग्जांपल उसने एक्सपेरिमेंटली ली हुई है कि CH3Cl, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड। इसका आपके पास इसके अंदर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक तरफ क्लोरीन लगा हुआ है। तो कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो 176.7 पिकोमीटर है, जबकि क्लोरीन एटम का जो रेडियस है वो 99.4 है, और कार्बन आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आपको टोटल पता चल चुकी है। तो 176.7 आपके पास टोटल वैल्यू है ऑफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन क्लोरीन, और उसमें से आप क्लोरीन की माइनस कर लें तो ये आपको कार्बन की मिल जाएगी। तो इस तरह से हम ये एग्जांपल भी मेंशन कर सकते हैं जो नॉर्मली मिथाइल क्लोराइड की है। इनका भी ट्रेंड देखें तो ग्रुप में ये उसी तरह इंक्रीज करते हैं और पीरियड में इनका भी साइज डिक्रीज होता है। तो ये सारे ट्रेंड्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन ट्रेंड से एनर्जी चेंजेस जो हैं रिलेट करते हैं। तो उस केमिकल बॉन्डिंग का अगर हमें पता होगा तो हमें पता होगा कि एक एलिमेंट को क्या दरकार है एनर्जी पैटर्न के एतबार से। सो यहाँ तक आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लिया, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट, ट्रेंड्स और एक्सरसाइज में भी आपका क्वेश्चन मौजूद है कि बॉन्ड डिस्टेंस इज द कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। तो वो लास्ट क्वेश्चन का, शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है, वो आप जो है एनर्जेटिक्स और बॉन्ड फॉर्मेशन से करेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।